हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर आरएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फैब का क्रोनोलॉजी। ठीक है, जैन का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 4 पार्ट्स में। आज हम क्या करेंगे, फैब का करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही लगभग करेंगे। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे हम, इंटरनेशनल को। ओके, इंटरनेशनल, फिर उसके बाद में नेशनल पे आएंगे, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक पे आएंगे, फिर उसके बाद में स्टेट पे आएंगे, फिर पुरस्कार एवं सम्मान पे जाएंगे, फिर उसके बाद और भी कुछ जो बाकी होगा शेष ऐसे ऐसे करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को डिस्कस करेंगे। इसमें पहली खबर क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जो है, इसने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी किया। क्या जारी किया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको जारी किया। क्या होता है इसकी हिंदी में, वैश्विक लैंगिक सूचकांक। ओके, इसमें जो है भारत की रैंक कौन सी आई, 108वीं रैंक आई है। 108वीं रैंक किसने जारी किया, विश्व आर्थिक मंच, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को विश्व आर्थिक मंच। अभी ये जो है भारत की 108वीं रैंक आई है, ये किन आधारों पे आई है, इसमें ये जानना जरूरी है। तो देखो, इसमें हमेशा 4 फैक्टर्स काम में लिए आते हैं। वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो इसमें लिया जाता है सबसे पहले जीवन प्रत्याशा, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा, महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल महिलाएं जी रही हैं किसी राष्ट्र में। एक तो वो, दूसरा होता है सशक्तिकरण। अब सशक्तिकरण भी 2, एक तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट और एक इकोनॉमिकल इंपावरमेंट। ठीक है, इन दोनों के बारे में ये दोनों देखे जाते हैं। और जो चौथा इसमें देखा जाता है वो देखा जाता है स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद देखिए शिक्षा। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति कैसी है। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी, कब की रिपोर्ट है, 2018 की। ठीक है, नवंबर दिसंबर के महीने में जारी की गई थी इसलिए। और 108वीं रैंक किसकी आई है, इसमें भारत की आई है। और फर्स्ट रैंक इसमें किसकी आई है, आइसलैंड की आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आइसलैंड में लगभग जो है महिलाएं वो पुरुषों के समान दर्जा पाए हुए हैं, लेकिन भारत में हम पीछे हैं महिलाओं के स्तर को देखते हुए। यहां सशक्तिकरण की जरूरत इसीलिए है। ठीक है, ये पहला था हमारा क्या, जीजीआई इंडेक्स। ओके, इसके बाद में हम लोग दूसरी देखते हैं, ये एक एनजीओ मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, भारत और यूएई के बीच में क्या है, अदला बदली समझौता हुआ किस चीज का, अपनी मुद्रा का। देखो क्या है कि भारत के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या है, फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा। अब क्योंकि विदेशी मुद्रा कम है भारत के पास, इसलिए क्या है कि हम जब आयात हमारे जब ज्यादा होते हैं तो हमें आयात होने के बाद में विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। निर्यात में भारत को विदेशी मुद्रा मिल जाती है, तो निर्यात भारत के ज्यादा है नहीं है, आयात ज्यादा है। तो इसलिए क्या, लगातार जो हमारी विदेशी मुद्रा है उसका क्षय होता रहता है, तो हम बिजनेस नहीं कर पाते विदेश के साथ। तो इसलिए भारत ने क्या किया है, भारत ने यूएई और ईरान दोनों के साथ में क्या किया है, मुद्रा का लेन देन समझौता किया है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं यूएई के लिए या फिर ईरान के लिए भारत से कोई भी चीज भेजता हूं, जैसे कोई जेम्स एंड ज्वेलरी का उत्पाद भेज रहा हूं, जेम्स एंड ज्वेलरी भेज रहा हूं, तो क्या होगा, ये लोग हमें किसमें दे देंगे पैसे, यूएई की मुद्रा में दे देंगे। अब यूएई संयुक्त अरब अमीरात क्या चलता है, यहां पे दीनार चलता है। ओके, अब यूएई से हम क्या ले रहे हैं, दिनार ले रहे हैं। लेकिन अभी सपोज भारत यदि आयात करता है यूएई से, क्या करता है, तेल आयात करता है, तो अब भारत इसको किस में दे देगा पैसा, रुपए में दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे तो दिनार में दे दे और ये चाहे तो हमें किस में दे दे, रुपए में दे दे। तो क्या बीच में डॉलर आया, डॉलर का आया ही नहीं, डॉलर का काम ही खत्म हो गया। तो ये एक बढ़िया तरीका है। ईरान के साथ आपको पता होगा, क्योंकि ईरान पे ऑलरेडी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो अब भारत को ईरान का बिजनेस करना है तो कैसे करेगा, डॉलर के साथ तो करने से मना कर दी जाएगी, तो फिर कैसे करेगा फ्री बिजनेस, अपना भारत जो है ये रुपए से कर सकते हैं, आपस में रुपए से या फिर ईरान की जो भी मुद्रा आई डोंट नो, उसके बीच में जो है मुद्रा का व्यापार हो सकता है, वस्तुओं का व्यापार हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला एक समझौता हुआ है। इसके बाद में हम अगली न्यूज देखते हैं। देखो हाल ही में क्या हुआ, G20 शिखर सम्मेलन हुआ। हालांकि G20 शिखर सम्मेलन को मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं यहां पे G20 का। देखो G20 का शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहां पे हुआ,
G20 का शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ है ब्यूनस आयर्स। अब ये क्या है ब्यूनस आयर्स? ये अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है। इससे पहले कहां पे हुआ था? हैम्बर्ग में हुआ था। और सबसे अच्छी बात क्या है, 2022 में अगला जो होने वाला वो कहां होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। अब ये इंडिया में क्यों हो रहा है? 2022 में क्या है, हमारे 75 साल पूरे हो रहे हैं। किस चीज के हो रहे हैं? हमारी इंडिपेंडेंस के। तो इंडिपेंडेंस जब पूरी हो रही, ये 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमारी ये भारत की कूटनीतिक विजय कहा जा रहा है। क्योंकि पहले ये कहां पे होने वाला था? इटली में होने वाला था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, ये G20 के जो जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनको अपने पक्ष में लेने में पूर्ण रहे, ठीक है। तो इसलिए जो है भारत को क्या मिली? इसकी सदस्यता मिल चुकी है। ये तो थी ये वाली बातें। अब ब्यूनस आयर्स में क्या क्या हुआ ये देख लीजिए आप। ब्यूनस आयर्स में सबसे पहले तो WTO में सुधार की बात कही गई है। इवन यहां तक कि खुद US भी जो है सहमत हो गया, हाँ भाई WTO में जो है सुधार होने चाहिए। इसके बाद में भारत ने कहा कि जो चीन और US के बीच में जो क्या चल रहा है, ट्रेड वार, वो ट्रेड वार जो है वो पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। इससे क्या विश्व व्यवस्था खराब हो रही है। फिर इसके बाद में इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि भाई जो क्रूड ऑयल के जो दाम है ना, उनमें क्या वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, तो इनके जो दाम जो है उनको स्थिर किया जाए। इससे भारत जैसी जो अर्थव्यवस्था उनको नुकसान होता है। तो ये मुख्य मुख्य काम इसमें हुए थे G20 समिट में, ठीक है। और भी यदि हम जब इसकी चर्चा करंट अफेयर लेक्चर में जहां पे मैंने की है, तो वहां पे मैंने इसको काफी अच्छे से पूरा आप लोगों के लिए बताया है, ठीक है। अगला आते हैं, COP24 हुआ है। अब इस COP24 क्या चीज है? कैटोवेस में, कहां पे? कैटोवेस, ये क्या है? पोलैंड की राजधानी है। वहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 हुआ। आपको पता होगा 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 क्योटो प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं वो था। और COP21 कौन सा था? जो 2015 में हुआ था। कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी कहां पे? पेरिस में हुआ था। उसमें क्या था? और वो लागू कब से होगा? पेरिस जलवायु समझौता ये लागू होगा हमारा 2020 से, या फिर हम कह सकते हैं 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कैटोवेस सम्मेलन में क्या हुआ? ये जो कैटोवेस में जो सम्मेलन हुआ था हाल ही में आयोजित, इस सम्मेलन में क्या हुआ ये जानना जरूरी है। तो आप ऐसा कीजिएगा, करंट अफेयर्स का जो मैंने करंट अफेयर्स बताए हैं उनमें करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 8, उसमें पूरा का पूरा कैटोवेस को मैंने आपको समझाया है। वहां से आप इसे कंप्लीट करें, ठीक है, ओके। इसके बाद में अगले लेक्चर पे आते हैं, पेज नंबर 10 पे आइएगा। ईरान को तेल का भुगतान भारत रुपए में करेगा। मैंने आपको बता दिया, UAE और ईरान दोनों के एक साथ बताया था, ठीक है। ये एक अच्छी खबर थी, मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बाद में मैंने आपको बताया चीन का चंगई 4 मिशन। कौन सा मिशन? चंगई 4 मिशन। अब ये चंगई 4 मिशन क्या था? चांद के लिए, चंद्रमा के लिए। कौन सी डार्क साइड को देखेगा, मतलब फार साइड को देखेगा। पूरा का पूरा करंट अफेयर लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9 में अच्छे से डिस्कस किया हुआ। ठीक से इसको आप पढ़े वहां से, ठीक है। अब बात आती है कतर की ओपेक समूह छोड़ने की घोषणा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्रोनोलॉजी जब मैं डिस्कस करा था जनवरी की, तो लेक्चर नंबर 4 क्रोनोलॉजी का, क्रोनोलॉजी 1 का लेक्चर नंबर 4 अर्थात जनवरी की क्रोनोलॉजी का लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने आपको बहुत ठीक से बताया है कि ओपेक क्या चीज है, ठीक है। तो ओपेक की हाल ही में कतर ने सदस्यता छोड़ने की बात कही है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसमें कौन कौन से? सभी पश्चिमी एशियाई देश। इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत में क्या है? तेल निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं है। भारत स्वयं आयात करता है। और भारत सबसे ज्यादा आयात कहां से करता है? इराक से करता है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। फिर सऊदी अरब से करता है, फिर ईरान से करता है, और UAE से भी करता है भारत 6वें नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, 6वें पे ये, ओके। तो ये क्रम हो गया। ओपेक के बारे में मैंने आपको पूरा पिछले लेक्चर में बताया था, जब जनवरी की क्रोनोलॉजी डिस्कस करा रहा था, पार्ट नंबर 4 में देख लीजिएगा। इसके बाद आता है अमेरिका के रक्षा मंत्री का त्याग। देखो हाल ही में ये करंट का ये वापस से मुद्दा, जो सीरिया में अमेरिका ने क्या अपनी सेना लगा रखी थी। क्यों लगा रखी थी? क्योंकि सीरिया में ISIS का बहुत ज्यादा बोलबाला है। अब अफगानिस्तान में भी है, सीरिया में भी है। तो सीरिया में ISIS के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका, US की जो आर्मी है वो किसका सहयोग दे रही थी? सीरिया का सहयोग दे रही थी। यहां पे जो कुर्द लोग जो रहते हैं इनका सहयोग दे रही थी। अब US ने अपनी आर्मी यहां से बुला ली। इस डिसीजन से
और जो रक्षा मंत्री हैं, कौन, जो यूएस के रक्षा मंत्री हैं जिम कोटिस, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यही सिर्फ है, जिम मैटिस है, जिम कोटिस नहीं, जिम मैटिस। इसके बाद में आते हैं अगली न्यूज। नेपाल में भारत के 100 रुपए से अधिक के जो नोट है वो सारे प्रतिबंधित हो गए। देखो क्या है कि नेपाल में भारत की मुद्रा बराबर चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वहां पे हमारे अब तक 100 रुपए के नोट भी चल रहे थे, 200 भी चल रहे थे, 500 भी चल रहे थे, 1000 भी चले, कुछ भी चला दो। लेकिन अभी नेपाल ने एक नया नियम लेके आई है। नेपाल, उसने बोला कि जितने भी 100 रुपए से ज्यादा के नोट यदि इंडिया में प्रचलन में है, 100 से ज्यादा के, चाहे भले वो 200 का हो, चाहे भले वो 500 का हो, अब 500 का तो बंद ही हो गया, तो वैसे ही बंद हो गया, चाहे भले 1000 का हो, सॉरी 500 का चल रहा है, 1000 का बंद हो गया, 1000 का भी हो, चाहे 2000 का हो, ये सारे नोट जो हैं ये सबके सब क्या है, नेपाल में प्रतिबंधित है, नेपाल में प्रतिबंधित है। अब ये नेपाल ने प्रतिबंधित क्यों कर दिए, कारण इसका जानते हैं। सिर्फ 100 रुपए के चालू क्यों है, क्योंकि क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, विमुद्रीकरण, तो इसमें भारत ने क्या किया, 500 के और 1000 के ये दोनों नोट जो थे इनको बंद कर दिया और उतनी मुद्रा में क्या किया, नए नोट छापे, उतनी ही मुद्रा में। अब आरबीआई ने क्या किया, क्योंकि जो भारत में थे वो तो सारे सारे पहुंच गए आरबीआई के पास, अब जो नेपाल में थे तो नेपाल वालों ने बोला भाई हम तुम्हें इकट्ठा करके दे देंगे, तो इनको थोड़ा समय लगा, तो भारत ने अब इनके जो 500 और 1000 के जो नोट्स हैं उन सबको लेने से मना कर दिया। अब इनको लेने से मना कर दिया। अब नेपाल की तो क्योंकि अर्थव्यवस्था में चल रहे हैं ये नोट्स, तो अब कैसे करे, तो नेपाल क्या करेगा, ये 500 1000 के जितने नोट्स हैं इन सबको इकट्ठा करेगा और उतनी जो करेंसी में नेपाली मुद्रा जारी कर देगा, नेपाली रुपया जारी कर देगा। ठीक है, लेकिन वो नाराज होकर के उसने डिसीजन लिया कि सिर्फ 100 रुपए तक के चालू रहेंगे, बाकी 200 500 ये जो नए आ रहे हैं इन सबको बंद करो। ठीक है, क्योंकि हमारे नोट्स इन्होंने वापस नहीं लिए, ये मुद्दा है समझने के हिसाब से। तो अब इसके बाद देखते हैं मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा जनवरी का लेक्चर नंबर 4, वापस से उसी पे जाते हैं। मैंने आपको वहां पे ठीक से बताया है कि भाई मोहम्मद सोली जो है, इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव के नए राष्ट्रपति बने और इससे क्या भारत और मालदीव के जो संबंध हैं वो बेहतर होने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि मोहम्मद सोली ने सबसे पहली यात्रा कहाँ की, भारत की। उन्होंने यहां तक भी कहा कि हम चीन को हम फर्स्ट पॉलिसी के रूप में ना रख के हम इंडिया को फर्स्ट पॉलिसी रखेंगे। बदले में भारत ने क्या किया, 1.4 मिलियन डॉलर, कितना, 1.4 मिलियन डॉलर की भारत ने क्या है इसके लिए मदद दी है मालदीव के लिए। ओके, अब मालदीव जो है भारत के लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से। तो भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, सभी में जो है क्या किया है, मालदीव के साथ में एग्रीमेंट्स किए हैं अभी। ठीक है, और यहां तक भी ये भी कहा कि हम लोग जो है मालदीव और इंडिया की स्वयं की एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराएंगे, नेवी की एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, ये था। तो कौन थे यहाँ के राष्ट्रपति मालदीव के, मोहम्मद सोली। ओके, ये न्यूज थी, मैंने आपको बताया। इसके बाद आते हैं रामनाथ कोविंद जी की यात्रा, कहाँ की, म्यांमार की। म्यांमार आपको पता होगा हाल ही में क्या बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बना है। आई थिंक 62 या फिर 69th बना है, 69th है। हाँ, तो हम बात करते हैं कि ये जो रामनाथ कोविंद जी कहाँ गए, म्यांमार गए। तो यहाँ पे इन्होंने 2 एग्रीमेंट किए। तो पहला एग्रीमेंट था कि जो हमारी जो यहाँ की जो क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, इसकी इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, नेशनल जुडिशियल एकेडमी, और जो म्यांमार की जो भी है न्यायिक अकादमी है या फिर कोई भी है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि हम क्या करेंगे, हम जो म्यांमार के जो बर्मा, ये जो म्यांमार जो है इसके लोगों को ट्रेन करेंगे। यहाँ के जजेस को क्या है, यहाँ पे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। एक समझौता क्या हुआ है, जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया का, वो क्या करेगा, म्यांमार का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये दोनों मिलकर के आपस में क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे, और जो यहाँ के जो युवा होंगे उनको भारत में क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये मुख्य 2 थे। वैसे म्यांमार का मैं आपको बता देता हूँ, म्यांमार भारत के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, जब भारत का ये जो नीचे वाला ये जो नक्शा जो ऐसे लगता है, यहां से म्यांमार की सीमा शुरू होती है। ठीक है, ये वाली सीमा,
ये पूरा म्यांमार है। अब आप सोच सकते हो, एक तो इसमें क्या शान पठार है, तो वैसे उससे तो क्या है भारत के बड़े बड़े हित पूरे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा में जासूसी को देख लो आप यहां से, या फिर हम बोल सकते हैं स्मगलिंग को देख लीजिए, या फिर देख लीजिए चीन का प्रभाव देख लीजिए इस पे बढ़ता हुआ, ठीक है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे क्या है हमारे लिए म्यांमार जो है वो अत्यधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर म्यांमार हमारे भाई साथ में लगा हुआ देश है, तो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कुछ, इन सबको ध्यान में रखते हुए म्यांमार पर भारत की पकड़ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था बस म्यांमार के बारे में। अब देखिए पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत, मतलब जो पाकिस्तान की अदालत है, उसने वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, उन पूर्व प्रधानमंत्री के लिए क्या किया है, अभी हाल ही में 7 साल की जो है सजा सुनाई गई है, ठीक है। अब वो 7 साल की सजा क्यों सुनाई गई, क्योंकि ये किसी आर्थिक इन्होंने कोई घोटाला किया था और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपनी जो शक्तियों का क्या है दुरुपयोग किया था इन्होंने, ठीक है। यही न्यूज थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। फिर आते हैं साहब गगनयान मिशन को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में क्या है कि पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य को अलग से डिस्कस किया जाएगा। गगनयान मिशन क्या कहता है हमारा, भारत ने चंद्रमा पर रिसर्च के लिए, चंद्रमा पर किसके लिए, रिसर्च के लिए, शोध के लिए 2022 में कौन सा मिशन भेजने की बात कही है, गगनयान भेजने की बात कही है। अब ये गगनयान ऐसा क्या है, इसमें ये जो मिशन है ये ऐसा मिशन होगा जिसमें क्या है हम सैटेलाइट के साथ साथ में और क्या भेजेंगे, रिसर्च के लिए इंसान भी भेजेंगे, मतलब अंतरिक्ष यात्री जाएंगे साथ में। कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, 3 लोग जाएंगे। कितने दिन रह के आएंगे, 7 दिन रह के आएंगे। इस मिशन में भारत की मदद कौन करेगा, इस मिशन में भारत की मदद करेंगे फ्रांस ने वायदा किया है और रूस ने वायदा किया है, और इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान मिशन, गगनयान के लिए जो सैटेलाइट जो है उसको तैयार करना शुरू कर दिया है। ये बस एक काम की न्यूज थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2022 में भेजा जाएगा। 2022 में क्या होगा, 75वीं वर्षगांठ होगी हमारे देश की, किसकी, आजादी की, ठीक है। ये काम की न्यूज थी। इसके अलावा हम एक आध न्यूज और देख लेते हैं। चलो देखो, अभी हमारे यहां पे क्या हुआ था, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए। ऐसे 5 राज्यों में अभी क्या है, हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए। अब क्या होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव तो पूरे देश में ही होते हैं। विधानसभा के चुनाव कहां हुए थे, 5 जगह। वो 5 जगह हैं राजस्थान के नजदीक लगता हुआ कौन सा, एमपी के नजदीक लगता हुआ कौन सा, छत्तीसगढ़ से लगता हुआ तेलंगाना लगता है छत्तीसगढ़ से, आई थिंक नहीं तेलंगाना नहीं लगता, ठीक है। तेलंगाना जी लगता है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों लगते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये एक और कौन सा रह गया, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एक और है मिजोरम। तो देखो मिजोरम में कांग्रेस की सरकार कोई प्रभावी नहीं रही। तेलंगाना में तेलंगाना की पार्टी जो थी एक वहां की, उसने अपना जीत दर्ज की, लेकिन बाकी 3 जगह, इन तीनों जगह क्या कांग्रेस का प्रभाव रहा। और राजस्थान की हम बात करते हैं क्योंकि यही हमसे पेपर में पूछा जाएगा, ये पूछ लेगा 5 जगह चुनाव कहां हुए थे। या फिर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो सत्ता में जो पार्टी आई उसको कितनी सीट मिली थी, उसको मिली थी 99, किसको, कांग्रेस के लिए, ठीक है। और बीजेपी के लिए आई थिंक 73 सीट्स मिली है। और एक आप ध्यान रख लीजिएगा, इंडियन ट्राइबल पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 2 सीट मिली है क्योंकि आपकी पहली बार बन के आई है और इसने 2 सीटें ली है, बड़ी अच्छी बात है। और इसने क्यों ली, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इंडियन ट्राइबल पार्टी के उदय होने के कारण क्या है, ठीक है। तो आप इसको ठीक से पढ़ के जाइएगा, ओके। ये वाला मुद्दा था, कहां पे चुनाव कैसे कैसे हुए, बाकी जगह का आपसे पूछेगा नहीं। अब देखते हैं एक और चीज, काफी अच्छी बात है। देखो हाल ही में जो हमारा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है जो केंद्र में, मिस्टर राजनाथ सिंह उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या फिर हेड ऑफ द मिनिस्ट्री है, उन्होंने हाल ही में एक कुछ 10 एजेंसी हैं, वो 10 एजेंसी के लिए क्या पावर दी है कि यदि किसी भी व्यक्ति के, आपको लगता है लैपटॉप में या मोबाइल में
या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या हो कि कोई भी आपको ऐसा सामान लगे जो कि असामाजिक तत्व हो या फिर जो देशद्रोह को भड़का सकता हो या फिर जिससे भारत की संप्रभुता खतरे में हो या फिर किसी राज्य की स्थिति खतरे में हो, संवैधानिक व्यवस्था खतरे में हो, तो उस व्यक्ति के लैपटॉप, मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की क्या जांच की जा सकती है। अभी 10 एजेंसी कौन कौन सी, इनके नाम तो याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं कुछ बता देता हूं आपको। मैंने एक डिस्कस की थी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। एक इसके बाद में कौन सा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक दिल्ली पुलिस आयुक्त, ठीक है, एक नारकोटिक डिपार्टमेंट या फिर नारकोटिक ब्यूरो जिसको हम कह सकते हैं, ये हो गया नारकोटिक ब्यूरो। और भी काफी है इसमें, टोटल कितनी, 10 एजेंसी। इन 10 एजेंसीज को परमिशन दे दी, परंतु ऐसे नहीं है किसी व्यक्ति के चलते हुए देख लिया, उसके लिए पहले इनको किससे परमिशन लेनी होगी, गृह मंत्रालय से, या फिर हम कह सकते हैं गृह सचिव परमिशन देगा। तो गृह सचिव से इनको क्या पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ये काम होगा, ठीक है। ये एक अच्छी न्यूज थी, आप ध्यान में रखिएगा। देखो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन, आपने अब तक सुना होगा जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगता है, फिर ये जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन, ये न्यूज आपको कुछ गलत सी नहीं लग रही? नहीं जी, ये न्यूज सही है। इसका कारण देखिए क्यों। देखो जम्मू कश्मीर में ये बात सही है कि उसको विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया हुआ है और आर्टिकल 370 के तहत वहां का एक अलग संविधान है। क्या है? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक अलग से संविधान बनाने की बात कहता है। और वहां के संविधान में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल विनिमय के तहत, उनके संविधान में, ना कि हमारे में, जम्मू कश्मीर के संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल विनिमय के तहत क्या लगाया जाएगा, राज्यपाल शासन लगाया जाएगा। अभी राज्यपाल शासन जो है मैक्सिमम कितने दिन के लिए लग सकता है? 6 महीने के लिए लग सकता है। यदि 6 महीने से यदि ज्यादा हो जाता है और यदि 6 महीने में यदि कोई यदि सरकार नहीं बना पाता है, क्योंकि मिस महबूबा मुफ्ती जो है वहां पे सरकार नहीं बना पाई, तो इस चक्कर में क्या है कि अभी राज्यपाल शासन का 6 महीने का समय समाप्त हो गया, तो अब वहां पे अब लगाया जाएगा भारत के संविधान के तहत वहां पे क्या, राष्ट्रपति शासन। ये क्या है 356 के तहत, और 365 भी होता है इसमें, दोनों के तहत क्या, राष्ट्रपति शासन अब वहां पे लगाया गया है। ये न्यूज थी, ठीक है। अब देखिए देश के सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 का परीक्षण। अब देखो ये GSAT 11, 29 पहली बार हमने डिस्कस किया था, फिर 7, 9, बहुत सारे होते हैं, आपको ध्यान में नहीं रखने, आपको सिर्फ याद रखना है GSAT-11 जो है ना, भारत का अब तक का जाने वाला सबसे ज्यादा भारी उपग्रह है, ठीक है। और जब भी बात आ जाए GSAT मतलब जियो सैटेलाइट, मतलब इनका उपयोग जो है ना इसी काम के लिए किया जाएगा, दूर संचार के लिए, टेलीकॉम सेवाएं या फिर ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए, ठीक है। इनके लिए इनका उपयोग किया जाता है, जैसे DTH कनेक्शन के लिए। इतना आपको क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। जब भी कहीं नाम आ जाए जियो सैटेलाइट तो बस आपको यही करना है। और जियो सैटेलाइट 11 क्या है, सबसे भारी उपग्रह है, ओके। ये हो गया। इस देख लो इसमें लिखा हुआ क्लियर, भारत नेट परियोजना के तहत क्या ब्रॉडबैंड सुविधाएं देने का इसका उद्देश्य रखा गया GSAT-11 का। इसके बाद में हम आते हैं देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब इस पुल, ये वाला पुल कहां है? ये देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन, 17 पेज पे एक खबर है, ठीक है। ये जो पुल है, इस पुल का नाम है बोगीबील। ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, मैं भी इसका नाम भूल जाता हूं, बोगीबील। ये जो पुल है ये किस पे, ब्रह्मपुत्र रिवर नीचे से बह के जा रही है। ये जो पुल है ये क्या है, रेल और सड़क पुल दोनों काम कर रहा है, रेल एवं सड़क पुल। अब रेल और सड़क पुल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो ये नदी बह के जा रही है नीचे से, इसमें पानी जा रहा है, ये जा रहा, ऊपर से मैं क्या करता हूं, इसके मैंने रेल चला दी पुल बना करके, फिर मैंने इसके ऊपर से एक और क्या किया, इसके ऊपर से रेल जा रही है नीचे से, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, सड़क को चालू कर रहा हूं इसके ऊपर से, ठीक है। ऐसे करके इसके सड़क ऊपर से चल रही है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेल सड़क पुल। कहां पे? असम में बनाया गया है, ठीक है। एक ये वाली न्यूज थी, कोई ज्यादा खास काम की नहीं है। एक आता देश का पहला रेल विश्वविद्यालय। देखो अभी तक हमारे यहाँ क्या है ना, कोई भी रेल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन अभी क्या रेल यूनिवर्सिटी बनाई गई। और रेल यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई है? बड़ोदरा, गुजरात में। ये क्या करेगी भाई, जैसे हम लोग किसमें ट्रेनिंग लेते हैं, IIT में ट्रेनिंग लेते हैं, IIM में ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे हम क्या है रेल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेंगे। और किसके बारे में जानने को मिलेगा हमें? रेल के बारे में जानने को मिलेगा, ट्रेन के बारे में जानने को मिलेगा। और तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से जब हमारी रेलवे डिपार्टमेंट में एग्जाम देंगे, कोई हमारी नौकरी लग गई, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम हमारा जो इंडिया का रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें हम मजबूती ला सकते हैं, वहां पे हम नए नए रिसर्च कर सकते हैं,
हम सरकार के लिए अच्छे अच्छे नवाचार बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था रेल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट। इसके बाद में आता है एक सरोगेसी विधेयक। सरोगेसी विधेयक को थोड़ा ठीक से मैं आपको बता देता हूं। सरोगेसी विधेयक देखो क्या है, 2016 में ये विधेयक आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से पास नहीं हो पाया था, इसको पब्लिक ड्राफ्ट में डाल दिया गया था। अब सरोगेसी का मतलब होता है कि जब कोई दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में क्या हो, अक्षम हो। अब अक्षम का मतलब क्या है, इसको डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। अक्षम ये या तो हो सकता है महिला की फैलोपियन ट्यूब चौक हो, या फिर कोई और भी कारण हो सकते हैं। महिला के यदि कोई भी गर्भाशय में बीमारी हो, तो यदि ऐसा कोई केस बनता है तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी सरोगेसी का मतलब होता है तीसरी, जो इस संतान को पैदा करने में जो तीसरा सहभागी होता है। और ये कौन होती है, ये महिला होती है, अर्थात सेकंड महिला होती है। ठीक है, ये महिला, अब क्या था कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, कि भारत में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो जनरली क्या करते हैं, वो लोग संतान खुद तो पैदा करते नहीं है, जबकि वो सक्षम होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी महिला को कुछ पैसे दे करके और ये काम करवाते हैं। जापान की किसी दंपत्ति ने और भारत में यही काम करवाया, और फिर बाद में क्या किया, उन्होंने बच्चे लेने से मना कर दिया। फिर इससे क्या हुआ कि अब उस महिला के लिए समस्या हो गई कि अब इस बच्चे का क्या करूं मैं, तो इसलिए भारत सरकार ये सरोगेसी का बिल लेके आई। अब इसमें क्या होगा कि ये जो अक्षम दंपत्ति जो है, पति पत्नी जो है दोनों के दोनों, ये पति पत्नी दोनों के दोनों सरोगेसी माता के रूप में किसे अपनाएंगे, जो अपनी जान पहचान की होगी। इसे किसी भी तरीके का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस मुद्दे को जो है ना, एक्चुअली मैं इसको करंट अफेयर्स में डिस्कस कर दूंगा। ये काफी बढ़िया मुद्दा है और काफी मजेदार है, इससे पक्ष विपक्ष काफी आते हैं। तो इसमें काम की बात यह है कि पहले जो भी विधेयक जब ड्राफ्ट में आया था जब जनता के सामने, तो इसमें एनआरआई को जो है वो छूट नहीं थी सरोगेसी अपनाने की, लेकिन अब एनआरआई को तो छूट दे दी है, लेकिन विदेशी जो है, विदेशियों को इसमें छूट नहीं दी गई है। ये काम की बात थी, और बाकी इसको हम करंट अफेयर्स में ठीक से देख लेंगे। आपको सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखना है, सरोगेसी बिल पास हो गया है। ठीक है, बस आज के लिए ये डिस्कशन रखते हैं। इससे मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय नहीं, इसमें मैंने आपको राष्ट्रीय भी करा दिया कंप्लीट। अब हम इसके बाद में कौन सा करेंगे, आर्थिक परिदृश्य करेंगे। किसका, क्रोनोलॉजी फैक्ट का पार्ट नंबर 2 किया जाएगा। अपने फ्रेंड्स को बताइएगा ज्यादा से ज्यादा कि भाई डिस्कशन चल रहा है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप यदि क्रोनोलॉजी पढ़ के नहीं जाते हो, या फिर कोई भी करंट अफेयर्स का सामान नहीं पढ़ के जाते हो ना, तो आप कितना भी बेहतर पेपर देख के आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो रीट का हो, लेकिन आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपका ये पोर्शन यदि वीक रह गया ना, तो आप बाकी पोर्शन कितनी भी अच्छे करके चले जाओ। तो इसलिए आप इसको जो है समय के साथ देखते रहे। ऐसा नहीं कि एक साथ सबको पेपर से पहले देख लेंगे, नहीं हो पाएंगे, आप कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसमें मेरे जो है यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, बाकी मुझे थोड़ा बहुत पता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।